हाँ तो साहब नमस्कार। मैं संजय माथुर हूँ और एक बार फिर से आपसे मुखातिब हूँ अपनी नई कहानी सरस्वती और बुरा आदमी का अंक 2 के साथ। तो पिछले अंक में हम लोगों ने बात की थी कि मैंने एक कहानी लिखी है जो कि नितांत काल्पनिक है और जिसमें कि वास्तविक लोगों का कोई भी योगदान नहीं है सिवाय मेरी कल्पना को छोड़ करके। तो आप इसको इसी रूप में लें, क्योंकि मेरी पत्नी बहुत खुश नहीं है इस कहानी से। उसको लगता है कि जो मेन कैरेक्टर है इस कहानी का, उससे लोग मुझे जोड़ेंगे और उसके बाद मुझसे जो उस मेन कैरेक्टर की पत्नी है मीरा, उसको उससे जोड़ेंगे, रीना से। तो ये बात उसको पसंद नहीं थी, क्योंकि वो सोचती है कि वो मीरा ऐसी नहीं है, भले मैं कहानी के मुख्य चरित्र जैसा क्यों ना हूँ। तो अगर आपको कोई भी इस में दिखाई दे तो प्लीज़ उसको डिस्कार्ड कर दीजिएगा, क्योंकि ये कहानी केवल काल्पनिक है। तो आपने अभी तक सुना था कि मैं एक महिला से मिला जिनको मैं पहचान नहीं पाया और बस वहीं पर कहानी ख़त्म हो गई, क्योंकि सारी युक्तियाँ जितनी भी चाल थी वो सब बेकार हो गई और ये नहीं समझ में आया कि वो महिला कौन थी। तो अब ये पार्ट 2 सुनिए साहब, ये यहाँ पर थोड़ा सा क्लाइमैक्स है और उसके बाद फिर हम लोग पार्ट 3 और 4 पे बात करेंगे। तो सुनिए साहब, जब तक मैं अपना खून देकर बाहर आया वो जा चुकी थी। मैं भी थोड़ी देर इधर उधर देखकर थके हुए शिकारी की तरह खाली हाथ वापस आ गया। घर आया तो मीरा को कहीं जाना था। उसने चाय बना रखी थी। उसने चलते चलते प्याला मेरे हाथ में पकड़ाया। मैंने पूछा, तुम्हें क्या लगता है डियर, कौन होगी? बोली, कौन? मैंने कहा, अरे वही जो मुझे लैब में मिली थी अभी। बोली, कौन? वही तो, कौन थी? मीरा अविश्वास से सिर हिलाती हुई चली गई। मुझसे पूछ रहे हैं, उससे तो हंस हंस कर कह रहे होंगे बहुत दिन बाद मिले हैं, कैसे हैं। अब घंटों सिर खाएंगे, कौन थी कौन थी, अब मुझे क्या पता कौन थी। हारे हुए जुआरी की तरह मैंने कोशिश जारी रखी। उस दिन के बाद कई दिनों तक मैं सुबह शाम बीवी से पूछता रहा, किसी का फ़ोन आया? किसका फ़ोन आना था? मीरा पूछती तो मैं चुप रह जाता। पता होता किसका तो फिर बात ही क्या थी। एक दिन हार कर बीवी ने पूछ लिया, किसके फ़ोन का इंतज़ार है आपको, कहीं उस खून वाली का तो नहीं? चलो अच्छा हुआ, उसे एक नाम तो धराया गया, खून वाली। हाँ हाँ, वही खून वाली। उसने कहा था फ़ोन ज़रूर करेगी। ज़रूर करेगी? इतने दिनों तो किया नहीं, अब ज़रूर करेगी। मीरा सूखी हंसी हंस दी। अब ये हाल कि मैं घर में घुसा नहीं कि मीरा का फरमान जारी होता, कटोरदान में 2 पराठे रखे हैं, सब्जी अभी घर में, खा लीजिएगा। और हाँ, आपकी खून वाली का फ़ोन आज भी नहीं आया। अच्छा। पर जब मैं उस दिन घर में दाखिल हुआ तो माहौल थोड़ा सा फ़र्क था। बीवी एकदम से गुमसुम थी और मुझे देखकर भी कुछ नहीं बोली। मैं उसे कनखियों से देखते हुए सोफे पर लम्बलेट हो गया। पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, कुछ नहीं, और फिर थोड़ा सुड़क सुड़क के आवाज़ के साथ किचन की तरफ चली गई। मुझे समझ में आ गया आज कोई अनहोनी हुई है। मैं पानी पीने के बहाने उठा और फ्रिज का दरवाज़ा खोलते हुए पूछा, किसी का फ़ोन या ईमेल वगैरह आया था? मीरा ने कहा, हाँ। मैंने बिना सोचे कहा, खून वाली का? वो बोली, हाँ। मेरे हाथ से पानी की बोतल गिरते गिरते बची। कौन है वो? मैंने पलटकर उसे देखा। मीरा की आंखें डबडबा रही थी। भरे गले से मुझसे पूछा, आप सरस्वती को नहीं पहचाने? कमाल है। ओ, तो वो सुरसती थी। मैं हमेशा ही उसे सुरसती कहता रहा था। इसके पीछे भी एक कहानी है। मेरे प्राइमरी स्कूल के हिंदी के पंडित जी हमेशा कहते थे, बच्चों, सबसे पहले ज्ञान की माता सरस्वती को करो प्रणाम, फिर पीछे कोई करो काम। जब हम लोग सरस्वती से पहली बार मिले और जब उसने बताया कि उसका नाम सरस्वती है तो मुझे बचपन की सुरसती याद हो आई। मैंने उसे सुरसती कहना शुरू किया, जो मीरा को बिल्कुल नहीं सुहाता था। पर तुर्रा यह था कि सुरसती के बच्चे का नाम था गणेश, पर वो उसे गणेश के नाम से बुलाती थी, तो मेरे लिए वो बन गई थी गणेश की अम्मा सुरसती। ओ, तो वो सुरसती थी, मैंने फिर से कुछ सोचते हुए कहा। मीरा कुछ नहीं बोली। मैंने कहा, अरे तो मैं सुरसती को नहीं पहचाना? इतने दिनों से, दिनों क्या, सालों से नहीं मिले थे, तो कैसे याद रहता? वो भी इतनी बढ़ा गई है, पहचान में ही नहीं आती। इसमें इतना इमोशनल होने की क्या बात है? मेरा इमोशनल कहना बीवी को बिल्कुल ना भाया। उसने कस कर झलक दिया, कभी तो सीरियस रहा कीजिए, ये भी कोई वक्त मजाक करने का? मैंने मनी मन सोचा, क्यों भाई, इससे अच्छा समय क्या हो सकता है? पता चल गया कि वो खून वाली कौन थी। मैं अभी अपना दिन का काम निपटा कर आ रहा हूँ, शाम का अच्छा समय है, ये समय नहीं तो फिर कौन सा समय होगा मजाक करने का? पर लगा अभी कोई और बात है, तो सीरियसली पूछा, क्यों, क्या हुआ? उसे कैंसर हुआ था ना,
मैसेक्टोमी हुई थी कुछ साल पहले, अब और जगह पर कैंसर फैल गया है। क्या? अच्छा, मुझे मालूम नहीं था। आपको तो कुछ पता ही नहीं रहता है। कब की बात है ये? गणेश के पापा ने भी कुछ नहीं बताया? यहाँ पर गणेश के पापा यानी रामा का जिक्र करना मेरी भारी भूल साबित हुई। बीवी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। बात मत करो उस बदतमीज इंसान की। कैसे छोड़कर चला गया था बेचारी सरस्वती को। वो बेचारी बाप बेटे के लिए जान देती रही, और वो आदमी ये कहकर चल दिया कि आई कांट टेक इट एनी मोर माई फुट। वो बताएगा तुम्हें कि कैसे तिल तिल करके मर रही है सरस्वती। तुम तो अभी मिलते रहते होगे ना उस आदमी से। जब बीवी मुझसे तुम करके और रामा को वो आदमी कहकर संबोधित कर रही हो तो थोड़ा संभलने में ही सहूलियत है। मैंने कहा, अरे मैं क्यों मिलूंगा उससे? वो तो एक ही कंपनी में काम करते हैं, तो यहाँ वहाँ मुलाकात हो ही जाती है। उसे छोड़ो, ये बताओ सरस्वती कैसी है? मेरे उसे सरस्वती बुलाने पर मीरा को थोड़ा भरोसा हुआ कि मैं कुछ सीरियस होने की कोशिश कर रहा हूँ। ठंडी सांस लेकर बोली, कैसी होगी बेचारी? बेचारी कहते कहते उसके चेहरे पर बेचारगी का भाव उभर आया। दूसरे के दर्द को पूरी तरह आत्मसात कर लिया था उसने। मैंने उसे थाम लिया तो उसका बांध टूट गया। देर तक गले लगकर रोती रही। मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ कहा ही नहीं गया। थोड़ी देर बाद वो शांत हो गई और हम लोग सोफे पर बैठकर बिना मतलब चैनल बदलते रहे। माहौल हल्का करने के लिए मैंने कहा, तुम फिक्र मत करो डियर, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। बड़ी बड़ी आंखें करके वो बोली, छोड़ कर देखो, भूतनी बनकर तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। मैं सरस्वती नहीं जो चुपचाप झेलती रहूं। मैंने चुप रहने में अपनी भलाई समझी। तो साहब, ये था भाग 2। और अब देखिए, भगवान ने चाहा तो भाग 3 लेके आपके सामने जल्दी हाजिर होंगे। नमस्कार।